Hello everyone. Good morning dear students. Today we are going to discuss the topic stress strain relationship, elastomers and important questions of these topics. Class 11th Physics, Chapter 9, Mechanical Properties of Solids. Stress strain curve. The relation between stress and strain for a given material under tensile stress can be found experimentally. In a standard test of tensile properties, a test cylinder or a wire is stretched by an applied force. इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एक सिलेंडर या फिर कोई वायर लेके उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके उसको स्ट्रेच करते हैं. The fractional change in length that we call strain and applied force needed to cause the strain are recorded. ठीक है, तो हम वहाँ पे स्ट्रेन मेज़र करते हैं और साथ में कॉरस्पॉन्डिंग फोर्स अप्लाइड मेज़र करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. The applied force is gradually increased in steps and change in length is noted. धीरे धीरे फोर्स को इंक्रीज करते हैं, तो वी कैन से stress is being increased and corresponding change in length we call it strain is noted. फिर वही हम stress और strain का ग्राफ बनाते हैं, कर्व ड्रॉ करते हैं. A graph is plotted between the stress, we can say applied force per unit area and strain produced. Okay, stress और strain का corresponding graph. A typical graph for a metal is shown in figure. This is the actual graph. This is the main topic. X एक्सिस पे हम ले रहे हैं स्ट्रेन और Y एक्सिस पे ले रहे हैं हम स्ट्रेस. ठीक है, दिस इज द पॉइंट O ओरिजिन. ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे स्ट्रेस को इंक्रीज करेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन को नोट डाउन करेंगे, एंड देन वी विल ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, एंड दिस ग्राफ इज कॉल्ड stress strain curve, or we can say stress strain relationship. These are the different points on the graph which we will discuss one by one. The stress strain curves vary from material to material. ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग टाइप की शेप बनेगी. These curves help us to understand how a given material deforms with increasing load. ठीक है, इस कर्व की हेल्प से हम ये फाइंड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि कोई पर्टिकुलर मटेरियल जो है वो किस तरह से डिफॉर्म होता है, कितना लोड चाहिए उसको डिफॉर्म करने के लिए, कितनी फोर्स चाहिए. दिस इज द सेम ग्राफ. वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन. इन द रीजन बिटवीन O to A, O पॉइंट से स्टार्ट होकर हम ये A पॉइंट तक मूव करेंगे, O to A. कर्व इज लीनियर. सो O से लेकर A तक जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है, एंड हुक्स लॉ इज ओबेड. लीनियर है तो यहाँ पर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा. हुक्स लॉ इज ओबेड. द पॉइंट A इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट. A पॉइंट को प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं because up to point A, this stress is directly proportional to strain. Okay, after this point stress is not directly proportional to strain. So up to point A, this proportionality is applied, so we call it proportional limit. After point A, Hooke's law is not obeyed. The body regains its original dimensions when applied force is removed up to point B. B उससे थोड़ा सा आगे जाकर B पॉइंट पर, पहले हमने O से स्टार्ट करके दिस वन, O से स्टार्ट करके लाइक दिस, ये स्ट्रेट लाइन है अप टू पॉइंट A. ओके,
ए पॉइंट जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है। आफ्टर पॉइंट ए अप टू बी पॉइंट तक क्या हो रहा है, यदि हम बी पॉइंट तक किसी भी पॉइंट पे, इंटरमीडिएट पॉइंट पे स्ट्रेस को रिमूव करते हैं तो बॉडी इसी पाथ से वापस आ जाएगी। बॉडी जो है बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड अप टू पॉइंट बी पॉइंट तक। इन दिस रीजन ओ टू बी की बात कर रहे हैं हम, सॉलिड बिहेव्स एज एन इलास्टिक बॉडी एंड रीजन इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन। जिस पॉइंट तक बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस रीगेन कर लेती है, अप टू दैट पॉइंट रीजन इज इलास्टिक। ओके, बी पॉइंट के बाद बॉडी अपनी ओरिजिनल डायमेंशंस रीगेन नहीं करेगी। ओके, सो आफ्टर पॉइंट बी plastic region starts. In region from A to B, the stress is not proportional to strain. ठीक है, A तक तो stress is directly proportional to strain, and up A to B stress is not directly proportional to strain, but body still returns to its original dimension when load is removed. Up to point B, if load is removed, stress is decreased, the body will regain its original dimensions. The point B in the curve is known as yield point or elastic limit. Okay, it is that point up to which body regains its original shape and size back. Okay, and corresponding stress is known as yield strength. Yield, that is Y, strength. So it is denoted by SY here, yield strength of the material. B के corresponding में सामने जो stress आएगी, that stress is called yield strength. Okay, corresponding stress corresponding to point B, yield point के corresponding, yield point को आप elastic limit भी कहते हैं। ठीक है, दिस वन yield point एंड इलास्टिक लिमिट, yield point भी कह सकते हैं आप एंड इलास्टिक लिमिट भी कह सकते हैं। इट इज दैट पॉइंट ऑन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अप टू विच बॉडी रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज बैक। ओके, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू पॉइंट ए, एंड फ्रॉम ए टू बी stress is not directly proportional to strain, but up to point B, body regains its original shape and size back. If stress exceeds the yield strength, the strain increases rapidly even for a small change in stress from B to D. Point B से लेकर point D तक, इसमें क्या हो रहा है, यदि आप अप टू बी देखेंगे तो स्ट्रेस तो है ओ से लेकर यहाँ तक, जस्ट सी केयरफुली दिस वन, ओ से लेकर यहाँ तक ये स्ट्रेस इज टू मच इंक्रीज्ड, एंड बी के कोरस्पॉन्डिंग में यदि आप स्ट्रेन की बात करेंगे तो दिस वन स्ट्रेन इज वेरी लेस। ओके, बट यदि हम आगे की बात करेंगे बी टू डी जो है स्ट्रेन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और स्ट्रेस जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। दिस वन बी से डी की बात करेंगे तो स्ट्रेन इंक्रीजेस अप टू ए लार्ज वैल्यू बट स्ट्रेस इज अप टू ए स्मॉल वैल्यू। तो ये है, इफ स्ट्रेस एक्सीड्स द यील्ड स्ट्रेंथ द स्ट्रेन इंक्रीजेस रैपिडली इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन स्ट्रेस। स्ट्रेस को आप थोड़ा सा चेंज करेंगे और स्ट्रेन में ज़्यादा चेंज आएगा, स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली। When load, or we can say stress, when stress is removed, say at some point C, now we are talking about B to D, B to D के बीच में किसी भी पॉइंट पे यदि हम स्ट्रेस को रिमूव करते हैं, डिक्रीज करते हैं, ओके, द बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशंस। बॉडी जो है अपने ओरिजिनल डायमेंशंस को रीगेन नहीं करेगी। ओके, in this case, even when stress is zero, strain is not zero.
सी पॉइंट पे यदि आप आके स्ट्रेस को ज़ीरो कर देते हैं, डिक्रीज करते हुए ज़ीरो पे ले आते हैं, तो ये ग्राफ जो है अलोंग सेम पाथ वापस नहीं आएगा, सी से वो इस रास्ते से वापस आएगा इस पॉइंट पर। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओ डैश। तो यदि हम बी पॉइंट से आगे मूव करते हैं तो बॉडी जो है अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन नहीं करेगी, so there will be a permanent set. So this one, the material is said to have a permanent set. मटेरियल में कुछ परमानेंट सेट आ जाएगा, कुछ डिफॉर्मेशन आ जाएगी। दिस वन ओ डैश इज कॉल्ड परमानेंट सेट। द डिफॉर्मेशन इज सेट टू बी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसमें परमानेंट सेट आ गया है। नो, after point B, we know that this is the plastic region and deformation is called plastic deformation. The point D on the graph is the ultimate tensile strength, SU. Strength S, ultimate tensile strength SU of the material. तो ग्राफ का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगी दैट इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। ओके, the stress corresponding to the highest point of the graph is called ultimate tensile strength, SU of the material. Beyond this point, D point की बात कर रहे हैं, इसके बाद beyond this point additional strain is produced even by a reduced applied force. इसके बाद यदि आप applied force को reduce भी करते हैं, decrease करते हैं, तो अगेन स्ट्रेन में जो है वो एडिशनल मतलब इंक्रीज हो रहा है। एडिशनल स्ट्रेन इज प्रोड्यूस्ड इवन बाय ए रिड्यूस्ड अप्लाइड फोर्स। ठीक है, डी पॉइंट के आगे यदि आप स्ट्रेस को डिक्रीज करते हैं, फोर्स को डिक्रीज करते हैं, स्टिल देयर इज इंक्रीज इन स्ट्रेन। एंड ई पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। ई पॉइंट पे आके जाके वो मटेरियल जो है वो ब्रेक हो जाता है। दैट्स वाई दिस पॉइंट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। इफ अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड फ्रैक्चर पॉइंट डी एंड ई आर क्लोज विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, then material is said to be brittle. Okay, and if they are far apart material is said to be ductile. मतलब प्लास्टिक भी यहाँ से O से लेकर B तक तो है इलास्टिक रीजन और B से लेकर E तक जो है ये है प्लास्टिक रीजन। जिस मटेरियल का प्लास्टिक रीजन जितना ज़्यादा होगा दैट मटेरियल विल बी मोर डक्टाइल। यदि प्लास्टिक रीजन कम होगा then that material will be brittle. Let's see this one. इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो है वो कौन सा है, इलास्टिक रीजन, और फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस लास्ट फ्रैक्चर पॉइंट दिस इज द प्लास्टिक रीजन। सो जिसका प्लास्टिक रीजन ज़्यादा होगा दैट इज मोर डक्टाइल। ओके, जिसका प्लास्टिक रीजन कम होगा दैट इज ब्रिटल, or we can say less ductile. This is another ductile और brittle. इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार। तो इसमें दो ग्राफ गिवन है, दिस वन एंड दिस वन। तो दोनों का ये दिस पॉइंट इलास्टिक जोन जो है वो तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है, ये इलास्टिक लिमिट प्रोपोर्शनल लिमिट से ब्रेकिंग पॉइंट दिस डिस्टेंस इज वेरी लेस, एंड इन दिस सेकेंड दिस वन इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक यहाँ पे प्लास्टिक रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा है, दिस इज द प्लास्टिक जोन। ओके, तो जिसका प्लास्टिक जोन यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत ज़्यादा है दैट इज डक्टाइल, और जिसका दिस इज वेरी लेस दैट इज ब्रिटल। नेक्स्ट, दिस इज क्वेश्चन, द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर टू मटेरियल्स A and B as shown in figure. So this is graph A and this is graph B. Two materials के लिए stress versus strain graph is given. Which material is more brittle and which material is more ductile? Explain with reason. We have discussed just now. Okay, so material A is ductile and material B is brittle.
ओके, बिकॉज यहाँ पे प्लास्टिक रीजन जो है ज़्यादा है और इसका प्लास्टिक रीजन जो है वो नेग्लिजिबल है. So this is the answer. The material is ductile which has more plastic region. So A is more ductile. इसका plastic region जो है वो बहुत ज़्यादा है. The material is brittle if it has less plastic region. So B is more brittle. ठीक है, B में जो प्लास्टिक रीजन है बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, सो इट इज ब्रिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन. This is not the question. Just see. Stress strain behavior varies from material to material. हर मटेरियल के लिए ग्राफ जो है वो अलग अलग टाइप का बनता है. फॉर एग्जाम्पल, रबर कैन बी पुल्ड टू सेवरल टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड स्टिल रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप. रबर जो है उसको आप कई गुना उसकी लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं ऑन अप्लाइंग द स्ट्रेस. ओके, एंड कई मैनी टाइम्स उसकी लेंथ को इंक्रीज करने के बाद उसको आप ओरिजिनल शेप में वापस ला सकते हैं. बट इट इज़ नॉट पॉसिबल विद ऑल द मटेरियल्स. जैसे ये ग्राफ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर द रबर टाइप मटेरियल्स के लिए. द फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द इलास्टिक टिश्यू ऑफ aorta, लार्ज वेसल कैरिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट. ओके, ऑर्टा जो है तो ये जो हमारी बॉडी में टिश्यू होती है जो ब्लड कैरी करती है. ओके, इसके लिए ये ग्राफ बना हुआ है स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ. इट इज़ क्वाइट डिफरेंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्राफ. नोट दैट ऑल्दो इलास्टिक रीजन इज वेरी लार्ज, द मटेरियल डज नॉट ओबे हुक्स लॉ. इस टाइप की जो मटेरियल्स हैं वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं. ओवर मोस्ट ऑफ द रीजन में हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड. देयर इज नो वेल डिफाइंड प्लास्टिक रीजन एज वेल. इस ग्राफ में प्लास्टिक रीजन जो है वो भी वेल डिफाइंड नहीं है. सच टाइप ऑफ मटेरियल्स, दिस इज द सेम ग्राफ, stress strain curve for the elastic tissue of aorta. These materials are called elastomers. Okay, elastomers की अब definition आपने क्या लिखनी है? The materials for which stress strain curve does not obey Hooke's law over most of the region and elastic region is very large. Such materials are called elastomers. This is the definition of elastomers. The materials for which stress strain curve does not obey Hooke's law over most of the region and elastic region is very large are called elastomers. Elastomers have no well defined plastic region. उनका प्लास्टिक रीजन जो होता है वो भी वेल डिफाइंड नहीं होता. They can be stretched several times their original length. Okay, these all points are related to elastomers. Examples: tissue of aorta and rubber. Okay, these are the examples of elastomers. Next question. The maximum load a wire can withstand without breaking when its length is reduced to half of its original length will. ठीक है, आपने क्या किया, लेंथ को रिड्यूस कर दिया टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू. अब आपने ये बताना है मैक्सिमम लोड ए वायर कैन विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग विल बी. जब आप लेंथ को आप हाफ कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम लोड, कितना वो लोड टॉलरेट कर सकती है वो वायर, डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा और रिमेन सेम. दीज आर द 4 ऑप्शंस. सो आंसर है रिमेन सेम. इट इज़ बिकॉज ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिसे हम बोलते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ब्रेकिंग स्ट्रेस, फोर्स पर यूनिट एरिया, डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर. सो ब्रेकिंग स्ट्रेस जो है वो वायर की लेंथ पे डिपेंड नहीं करती. दैट्स वाई आप लेंथ को हाफ करेंगे, इवन देन
maximum load a wire can withstand will remain same. Next question. Maximum stress within which body regains its original shape and configuration after removal of deforming force is called maximum stress within which body regains its original shape and size back after removing the deforming force, that is called, उस maximum stress को आप क्या कहते हैं, that is the elastic limit, okay, up to which body regains their original shape and size back. Next one, the ratio of stress to corresponding strain within the elastic limit is known as, ये आप पढ़ेंगे, you have studied, that is modulus of elasticity. Modulus of elasticity is the ratio of stress to corresponding strain within the elastic limit. Next, the materials which have large plastic range of extension are called ductile materials. Okay. Next one, this is a graph stress strain curve for two materials A and B. Okay, angles are given. For this A angle is theta A and for B it is theta B, and in the question it is given theta A is greater than theta B. तो इसकी स्लोप जो है वो ज़्यादा है और इसकी स्लोप जो है वो कम है. The stress strain graph for material A and B are shown in figure drawn on same scale. Which of the two is stronger material? Justify your answer. आपने स्ट्रॉन्गर मटेरियल बताना है कि कौन सा मटेरियल जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. तो यहाँ पे आंसर मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर बिकॉज फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम स्ट्रेन मोर स्ट्रेस इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ मटेरियल ए. लेट अस सपोज हमने क्या किया, 2 सेंटीमीटर हमने स्ट्रेन सेलेक्ट किया और उसके कोरोस्पोंडिंग हमने स्ट्रेस देखा, और जब सेम आप यहाँ पे बात करेंगे 2 सेंटीमीटर, उसके कोरोस्पोंडिंग आप स्ट्रेस देखेंगे. बिकॉज ये एंगल छोटा है तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेस की जो वैल्यू होगी वो कम आएगी, और दिस थीटा ए इज ग्रेटर देन थीटा बी, सो इसकी कोरोस्पोंडिंग जो स्ट्रेस है वो ज़्यादा आएगी. दैट्स वाई मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर. जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा इस टाइप के क्वेश्चंस में. नेक्स्ट, दिस इज द एनसीईआरटी क्वेश्चन. द फिगर शोज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ए गिवन मटेरियल. व्हाट आर यंग्स मॉडुलस एंड अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दिस मटेरियल. तो ये 2 क्वेश्चंस हैं इसके. पहले आपने यंग्स मॉडुलस बताना है. तो आपको पता है फ्रॉम दिस ग्राफ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ग्राफ से आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ फॉर ए स्ट्रेस ऑफ 150 इंटू 10⁻⁶. इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहे हैं. दिस इज 150 एंड मल्टीपल जो है वो 10⁻⁶, दिस वन दैट इज गिवन. सो इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस है दैट इज 150 इंटू 10⁻⁶, और इसके कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है दिस वन that is 0.02, that is a strain corresponding to this stress. तो ये है, this is a stress और इसके corresponding strain जो है that is 0.002. आपने यहाँ पे यंग्स मॉडुलस फाइंड करना है. तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, 150 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 0.002 दैट इज स्ट्रेन. डिवाइड करके आंसर आएगा आपके पास 7.5 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सेकेंड, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ. यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज. आपको पता है ये जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है दिस वन, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 300 इंटू 10⁻⁶. 300 इंटू 10⁻⁶, तो 300 की 2 0 और ये 10⁻⁶ है तो वो बन जाएगा 3 इंटू 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दिस इज द
approximate yield strength. Next one. The stress strain graphs for materials A and B are shown in figure. Graphs are drawn to the same scale. A. Which of the materials has the greater Young's modulus? And second one, which of the two is stronger material? तो ये आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं, ग्राफ आपको गिवन है ए एंड बी. तो पहले आप है विच ऑफ द मटेरियल हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस. तो क्या है, मटेरियल ए हैज ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस. ठीक है, मटेरियल ए का यंग्स मॉडुलस जो है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा है. बिकॉज फॉर सेम स्ट्रेन द स्ट्रेस रिक्वायर्ड इन केस ए इज ग्रेटर देन इन केस बी. ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर सेम स्ट्रेन सेम स्केल के ऊपर ड्रॉ किया गया है. ठीक है, जैसे हम बात कर रहे थे, आपने स्ट्रेन यहाँ पे ले लिया, आपने जैसे फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ले ली और यहाँ भी आप 1 सेंटीमीटर लेंगे. तो इस केस में दिस वन, यहाँ थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है वो कम है और ये वाला एंगल जो ज़्यादा है. तो मतलब क्या हुआ, स्लोप ए की जो स्लोप जो है वो ज़्यादा है और बी की स्लोप कम है. ओके, सो जिसकी स्लोप ज़्यादा होगी उसका यंग्स मॉडुलस जो है वो ज़्यादा होगा. सो मटेरियल ए हैज़ ग्रेटर वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस. नेक्स्ट वन, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज, सेकेंड पॉइंट क्या है, आपने फाइंड करना है विच ऑफ टू इज स्ट्रॉन्गर मटेरियल. दोनों में से कौन सा मटेरियल जो है वो स्ट्रॉन्ग है. तो स्ट्रेंथ आप कैसे फाइंड करते हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर. ठीक है, कितनी मैक्सिमम स्ट्रेस वो मटेरियल टॉलरेट कर सकता है. ओके, सो दैट इज मटेरियल ए. सो मटेरियल ए इज स्ट्रॉन्गर देन मटेरियल बी. इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ कि जो मटेरियल ए है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर बिकॉज, ठीक है, जब आप दोनों ग्राफ्स को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ए विल बी मोर बिकॉज द अमाउंट ऑफ स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू कॉज फ्रैक्चर in case of A is more than in case of B. This is all about this stress strain relationship and their corresponding reasoning questions. Okay, thank you, have a nice day.